कहीं अपनी और अनिका की शादी के बारे में सोचने की वजह से रोहित के आगे बढ़े रहे पाँव एक ही जगह पर जम गए थे। रोहित के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर नन्ही सी रिया ने अपने मुस्कुराते हुए डैड से पूछा, डैड, क्या आपको लगता है कि मम्मा ने आपके लिए यह सारी सजावट की है? रिया के माथे पर चूमते हुए रोहित ने रिया से कहा, तुमने सुना नहीं अभी होटल के स्टाफ ने क्या कहा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर सचमुच वह मुझे आज प्रपोज करती है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या जवाब देना चाहिए? रिया ने अपना एक हाथ अपने माथे पर मारते हुए मन ही मन में सोचा कि उसका भाई आर्यन रोहित के आईक्यू के बारे में सही कहता था। रोहित को इतनी सी बात समझ नहीं आती थी कि अनिका इस तरह का बिहेवियर करे, यह पॉसिबल ही नहीं था। रिया जानती थी कि उसकी मम्मा 2 घंटा ज्यादा नींद पूरी करेगी, मगर कभी भी रोहित को प्रपोज करने के लिए इस तरह की कोई मेहनत नहीं करेगी। रोहित रिया के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी सामने खड़े सर्विस स्टाफ ने एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहा, भाई एक बात तो है, काफी खर्चा किया है उस लड़के ने मिस अनिका को प्रपोज करने के लिए। उस लड़के ने कम से कम 50,000 की तैयारी की है। कोई वो मिस अनिका उसका प्रपोजल स्वीकार कर ले। यह कहते हुए एम्प्लॉय हंसते हुए वहां से चले गए। उनकी बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर अचानक ही चमक आ गई थी, मानो एक ही पल में वो सारी असाइनमेंट पंचर हो गई। नन्ही सी रिया के सामने रोहित के चेहरे पर एम्बेरस साफ नजर आ रही थी। रोहित ने रिया को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट किया और कॉरिडोर में आगे चलने लगा। जैसे ही रोहित क्लब प्रिंस के बॉल रूम के पास से गुजरने लगा, रोहित बॉल रूम के अंदर देखकर ही अचानक रुक गया। कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर बहुत शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच खड़े किसी व्यक्ति के साथ यह सारे लोग मिलकर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तभी किसी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे जब डोगरा खानदान में ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था तो भूल जाओ, दिल्ली में तुम्हें कोई अच्छे खानदान का लड़का भी बुलाएगा। बाहर खड़ा रोहित देख नहीं पा रहा था कि यह लोग आखिर किसे टारगेट करके यह सारी बातें कर रहे थे। भीड़ के बीचों बीच खड़ी अनिका विकी के दोस्तों से किसी तरह बचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर विकी के दोस्त अनिका को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। अनिका के पास बचकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अनिका के कानों पर एक गहरी ब्लेस वाली आवाज पड़ी, कौन कहता है कि डोगरा खानदान ने इन्हें रिजेक्ट किया था? जब सारे लोग मुड़कर उस आवाज के डायरेक्शन में देखने लगे तो एक मध्यम कद का 30 साल का आदमी बड़ी ही स्टाइलिश वॉक लेकर अनिका की ओर चलने लगा। आपने अपने पास आ रहे आदमी को देखकर अनिका हैरान रह गई। ग्रे सूट, स्टाइलिश चश्मा, हाथों में स्टाइलिश घड़ी। भले ही उस आदमी का कद ज्यादा ऊंचा नहीं था, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज और विक ऐसी थी कि वहां खड़े लड़कों से उनकी पर्सनालिटी काफी अलग और एक्टिव लग रही थी। अनिका के बिल्कुल पास आकर उस आदमी ने कहा, किसी ने कहा कि डोगरा खानदान ने मिस अनिका को रिजेक्ट किया था। यह रहा शादी का एग्रीमेंट। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर न सिर्फ अनिका बल्कि आसपास खड़े लोग भी शॉक हो गए। भीड़ के बीच से रास्ता निकालकर डॉक्टर शालिनी अनिका और उस आदमी के बिल्कुल पास आकर उस आदमी से पूछने लगे, कौन है आप? उस आदमी ने अपनी नजरें अनिका पर जमा कर रखी थी। डॉक्टर शालिनी को बिना नोटिस किए उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका को देखकर कहा, मेरा नाम आशीष है, आशीष डोगरा। मैं दरअसल रिश्ते में कुणाल का चाचा हूँ, मगर उससे सिर्फ 4 साल बड़ा हूँ। आशीष की बात सुनकर अनिका और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुणाल डोगरा के रिश्तेदार को अब उससे क्या काम हो सकता था, और यहाँ इस तरह सबके बीच में शादी का एग्रीमेंट दिखाकर आशीष क्या साबित करना चाहता था। आशीष ने अनिका की आंखों में उठ रहे सारे सवालों को पढ़ लिया था। बड़े ही पोलाइट आवाज में आशीष ने अनिका से कहा, इस वक्त डोगरा खानदान में सिर्फ 2 लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। एक है कुणाल और दूसरा मैं। मुझे नहीं लगता कि कुणाल अनिका के लिए कोई सुटेबल मैच है, क्योंकि वह एक ऐसा अंधा इंसान है जिसे असली हीरे की परख ही नहीं है। मगर इस एग्रीमेंट में लिखी सारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो ये एग्रीमेंट पढ़ सकती हो।
आशीष ने अपने ब्लेजर की जेब से एग्रीमेंट निकाला। आशीष के पास इस वक्त वह एग्रीमेंट था जो अनिका की माँ और डोगरा परिवार के बीच हुआ था। जब अनिका एक छोटी सी बच्ची थी, दोनों परिवार ने उस वक्त एक लीगल एग्रीमेंट बनाया था, जिससे दोनों परिवार के बच्चे के बीच फ्यूचर में शादी का प्रोविजन भी लिखा था। एग्रीमेंट की एक कॉपी अनिका के पास भी थी, मगर कुणाल के साथ डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद अनिका ने वह एग्रीमेंट फाड़कर डिस्पोज कर दिया था। अनिका ने सोचा था कि कुणाल ने भी वह एग्रीमेंट डिस्पोज कर दिया होगा, मगर आज आशीष के हाथ में वह एग्रीमेंट देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका गौर से एग्रीमेंट पर लिखे टाइटल को पढ़ने लगी, जिस पर साफ लिखा था कि यह अनिका का मैरिज एग्रीमेंट था। क्लोज में कहीं भी कुणाल का नाम नहीं लिखा गया था। एग्रीमेंट के क्लोज में हर जगह सिर्फ मिस्टर डोगरा लिखा था। क्लोज में यह बात भी साफ लिखी हुई थी कि डोगरा परिवार का सुटेबल एज वाला कैंडिडेट इस एग्रीमेंट को पूरा करेगा। इसका मतलब साफ था कि यह जरूरी नहीं कि इस एग्रीमेंट को ऑनर करने वाला शख्स कुणाल डोगरा ही होना चाहिए। और आज अनिका के ठीक सामने आशीष डोगरा खड़ा था। आशीष डोगरा की आवाज, उसके हावभाव और बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि आशीष कुणाल के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। आशीष की आंखों में अनिका के लिए रिस्पेक्ट और प्यार साफ नजर आ रहा था। अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर डोगरा खानदान अनिका को अपनी बहू बनाने की जिद पर इस तरह क्यों अड़े थे कि कुणाल के साथ शादी टूटने के इतने दिन बाद अब उन्होंने आशीष को अनिका के पास भेज दिया था। अनिका आशीष से कुछ बात करे उससे पहले पास खड़े डॉक्टर शालिनी ने आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो अनिका एक बच्चे की माँ है? और शालिनी की बात को काटते हुए आशीष ने कहा, मैं अनिका के बारे में सब कुछ जानता हूँ और एग्रीमेंट में लिखी हर बात को मैं अपने दिल से ऑनर भी करूंगा। मैं अनिका को उसके पास्ट की, प्रेजेंट और उसकी फ्यूचर के साथ एक्सेप्ट करूंगा। आशीष के मुंह से ऐसी रिस्पेक्टफुल बातें सुनकर आसपास खड़ी कई लड़कियां इम्प्रेस हो गई थी और कहीं ना कहीं डॉक्टर शालिनी को भी मन ही मन एक राहत महसूस होने लगी थी। दरअसल विक्की को अनिका के साथ जोड़ने के पीछे शालिनी की यह प्लानिंग थी कि अनिका किसी तरह रोहित मारवा से दूर हो जाए। जब अनिका का नाम चाहे विक्की से जुड़े या आशीष से, दोनों ही करतूतों में शालिनी का रास्ता साफ होने वाला था। अनिका के ठीक बगल में खड़े विक्की शास्त्री ने अपनी हैरानी से बाहर निकलते हुए अपने दांत कचकर आशीष से कहा, यह क्या मजाक है? इस तरह तुम सबके सामने किसी लड़की को अपने साथ रिश्ता जोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर आशीष ने एक हल्की मुस्कान देते हुए विक्की से कहा, फोर्स तो तुम भी नहीं कर सकते किसी की मंगेतर को अपने आप से शादी करने के लिए नहीं कर सकते। आशीष के मुंह से मंगेतर शब्द सुनते ही अनिका के होठ हैरानी से खुल गए। बड़ी बड़ी आंखों से अनिका आशीष के सॉफ्ट मगर कॉन्फिडेंट चेहरे की ओर देखने लगी। एग्रीमेंट के मुताबिक अनिका की मां ने सालों पहले डोगरा खानदान के साथ अपनी बच्ची के रिश्ते का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। उस वजह से टेक्निकली जब तक वह एग्रीमेंट आशीष के पास था, यह कहा जा सकता था कि आशीष अनिका का मंगेतर था। जब विकी ने यह महसूस किया कि आगे आशीष या अनिका से बात करने का कोई फायदा नहीं है, विकी ने अपने दोस्तों को अपने पीछे आने का इशारा किया। विकी और उसके दोस्त बॉल रूम से बाहर चले गए। जब कमरा लगभग खाली हो गया तब हैरानी से देख रही अनिका से आशीष ने बड़ी ही पोलाइटली कहा, मुझे लगता है हमें किसी अच्छी जगह पर चलकर आपस में बात कर लेनी चाहिए। आशीष ने अनिका से बात करते वक्त अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखे थे। अनिका से बात करते हुए तो आशीष को कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी और ना ही वह और कॉन्फिडेंट लग रहा था। आशीष के बात करने का अंदाज बहुत कूल था। आशीष की बात को ठुकराने की अनिका के पास कोई वजह नहीं थी और अनिका खुद भी चाहती थी कि आशीष के साथ बात करके किसी भी तरह से अनिका उस पुराने प्रपोजल टू मैरिज एग्रीमेंट को खत्म कर दे। बॉल रूम के दरवाजे के पास खड़ा रोहित मारवा सब कुछ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अनिका और रोहित के बीच में चल रही रोमांटिक फिल्म में एक दूसरे हीरो ने एंट्री कैसे ले ली। रोहित को लगा कि रिया जरूर अपने डेट के फेवर में कुछ कहेगी, मगर जब रोहित ने अपने कंधे के पास से रिया की तरफ देखा तो रिया का फेस एक्साइटमेंट से चमकने लगा था। रिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकी लड़कियों की तरह रिया भी आशीष डोगरा की पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हो गई थी। रिया को होश में लाते हुए रोहित ने रिया से पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह उस आदमी को क्यों देख रहे हो? तब रिया ने एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए रोहित से कहा, डैड वह आदमी कितना हैंडसम है ना, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो जैसा, और उसके बात करने का तरीका एकदम सॉफ्ट और जेंटल है, आप जैसा खड़ूस नहीं है वो। रिया की इस बात पर रिएक्ट करते हुए रोहित ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं खड़ूस हूँ? रिया ने बिना सोचे रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ज्यादातर वक्त तो आप खड़ूस ही रहते हो, और मैं जहाँ तक मम्मा को जानती हूँ, मम्मा को सॉफ्ट और कूल तरीके से बात करने वाला लड़के ही ज्यादा पसंद है। रिया की ऐसी बातें आशीष के लिए सुनकर रोहित के मन में जलन और ज्यादा बढ़ने लगी थी, मगर रोहित को इस वक्त पता नहीं चल रहा था कि अचानक आए हुए आशीष नाम के तूफान का वह कैसे सामना करे। अभी रोहित सोच ही रहा था कि वह अनिका को पीछे से आवाज लगाए कि तभी अनिका के दरवाजे के पास खड़े रोहित और रिया को देख लिया। रोहित को देखते ही अनिका ने अंदर से रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, आप आ गए। फिर रोहित की गोद में रिया की ओर देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप आज अपने बेटे आर्यन को साथ लेकर आए हो। अनिका ने बिल्कुल पास खड़े आशीष के अनिका की बातों को इग्नोर करते हुए रोहित से कहा, रियली आई थिंक तो लेडी राइज, आपका बेटा बहुत ही क्यूट है। आशीष को गुस्से से देखते हुए रोहित ने अनिका से बात करते हुए कहा, मिस अनिका, क्या आप जानना नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की माँ से इतनी नफरत क्यों करता हूँ? रोहित की यह बात आशीष की समझ से बिल्कुल बाहर थी। आशीष रोहित को देखकर एक कंफ्यूज रिएक्शन देने लगा। अगर रोहित और आशीष का मुकाबला किया जाए तो जरूर रोहित का बिजनेस वर्ल्ड में नाम और मारवा खानदान के पावर के सामने आशीष ना तो टिक पाता और ना ही डोगरा खानदान अगर बिजनेस बैकग्राउंड को कंसिडर ना किया जाए तो हाइट में आशीष रोहित के कंधे तक पहुंचता था। लुक्स में रोहित आशीष से कुछ पॉइंट ज्यादा ही स्कोर कर लेता, मगर एक बात तो तय थी कि आशीष की ओवर पर्सनालिटी की रोहित ओवर पर्सनालिटी अगर कंप्लीट किया जाए तो दोनों के बीच में विनर का पता लगाना बहुत मुश्किल होता। जहां रोहित अपने एटीट्यूड और पावर की वजह से पॉइंट स्कोर करता, वहीं आशीष अपने सॉफ्ट और हम्बल अप्रोच की वजह से लोगों को फेवरेट बन सकता था। थोड़ी देर रोहित और आशीष एक दूसरे को देखते रहे। रोहित अपने अंदर ही अंदर आशीष के साथ एक कॉन्फिडेंस में दौड़ने लगा था। अचानक ही आशीष ने अपना ध्यान अनिका की ओर मोड़ते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, अगर आप इस वक्त बिजी है तो हम बाद में मिल सकते हैं, हमारी बातों को कभी भी हो सकती है। इस वक्त मैं एक काम करता हूँ, एग्रीमेंट की बातें मनोहरा जाकर मिस्टर एंड मिसेस मनोहरा से कर लेता हूँ। वैसे भी शादी ब्याह की बातें अगर बड़े बुजुर्गों के साथ की जाए तो ही अच्छा है। बस मैं चाहता हूँ कि अब हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशीष की ऐसी बातें सुनकर अनिका के गले में आवाज जैसे दब गई थी। अनिका बस हैरान होकर कभी आशीष की ओर देखती तो कभी रोहित की ओर। रोहित बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को घूरने लगा। रोहित की आंखें अनिका के लिए पोजीशन रोहित की आंखों में दिखाई देने लगी थी। कुछ देर अनिका को यूं ही देखने के बाद जब रोहित ने यह महसूस किया कि अनिका इस वक्त शायद रोहित आशीष से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट थी, तो रोहित रिया को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, रुक जाइए मिस्टर मारवा, 1 मिनट रुक जाइए। रोहित के पांव वहीं जम गए। रोहित ने मुड़कर अनिका और आशीष की ओर नहीं देखा, बस रोहित के कानों पर अनिका की आवाज पड़ी। अनिका आशीष से कह रही थी, देखिए मिस्टर आशीष, आप बस 5 मिनट मेरे लिए यही इंतजार कीजिए, मैं मिस्टर मारवा के साथ एक जरूरी बात कर लेती हूँ। यह कहते हुए अनिका तेजी से चलकर रोहित की ओर आई। रोहित के बिल्कुल पीछे खड़े होकर अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, हम हमारी बात पूरी कर लेते हैं, आखिर बच्चों की फ्यूचर का सवाल है।
अनिका ने पहले रोहित के साथ बात करना पसंद किया था। यह बात जानकर रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ी। रोहित को यह सोचकर थोड़ी सी रिलीफ मिली थी कि पहले आशीष से मीटिंग ना करके अनिका ने रोहित को चुना था। अचानक हुई इस छोटी सी जीत पर रोहित की आंखें चमकने लगी थी। बड़े ही एटीट्यूड के साथ रोहित ने सामने खड़े आशीष से कहा, मुझे लगता है हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर कॉफी शॉप में बैठकर इंतजार कीजिए। आप जो खाना चाहे खा सकते हो, जो पीना चाहे पी सकते हैं। आशीष चाहता तो रोहित की इस बात पर अच्छी तरह से जवाब दे सकता था, मगर आशीष ने अपनी एक सॉफ्ट मुस्कान के साथ रोहित से कहा, जी थैंक्स, बट आई एम कंफर्टेबल। आप लोग अपनी मीटिंग पूरी कर लीजिए, मैं अनिका का यही इंतजार करूंगा। आशीष के इतने सॉफ्ट और हम्बल बर्ताव को देखकर रोहित और ज्यादा एक्साइट होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आशीष इस तरह यहीं पर अनिका का इंतजार करेगा तो वह मीटिंग में कैसे कंटेस्ट कर पाएगा। अनिका ने सोच लिया था कि वह आज ही आशीष के साथ सारी बातें क्लियर कर देंगी, इसलिए बिना आशीष को और ज्यादा फोर्स किए आशीष की बात मानते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सके हमारी मीटिंग पूरी करने की कोशिश करेंगे। यह कहते हुए अनिका और रोहित बॉलरूम के सामने वाले प्राइवेट रूम के अंदर चले गए। वैसे तो क्लब प्रिज्म में हमेशा ही काफी चहल पहल रहती थी, मगर बड़े बड़े बिजनेसमैन डील्स और बड़े बड़े लोगों की प्राइवेट मीटिंग के लिए क्लब प्रिज्म में कई प्राइवेट रूम बनाए गए थे। रूम के अंदर एंटर होते ही बाहर का सारा शोरगुल बंद हो गया था। यह जगह हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग के लिए बनाई गई थी। अनिका रूम के कोने में बने एक सोफा पर जाकर बैठ गई। फिर सामने रोहित को खड़े होकर देखकर अनिका ने कहा, मिस्टर मारवा, आप। इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर पाती, रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम पहले अपनी इस मैरिज एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में बता सकते हो? रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। इतने दिनों से कई बातें रोहित ने अपने मन में दबा कर रखी थी, मगर आज अचानक अनिका के मैरिज एग्रीमेंट के बारे में सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई थी। रोहित ने सोफे पर बैठी अनिका के पास जाकर अपनी आंखें को अनिका की आंखों में डालते हुए पूछा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी हर छोटी सी बात में तुमने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, और अगर यह बात सच है तो फिर मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि तुम एक साथ दो लड़के को शादी का वादा कैसे कर सकते हो। शादी का वादा, यह सेंटेंस रोहित के मुंह से सुनते ही अनिका की आईब्रो ऊपर चढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बात उसने कभी रोहित से कही तक नहीं है वह रोहित ने कैसे कर ली थी। अनिका ने रोहित से कोई शादी का वादा नहीं किया था। इससे पहले कि अनिका रोहित की इन बातों का कोई रिएक्शन देती, रोहित ने अपने दोनों हाथ अनिका के सामने रखी टेबल पर रख दिए और एक हाथ टेबल पर पटकाते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, तुमने कई बार मेरे बेटे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की मनाली में, फिर हम दोनों दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी किसी बहाने से तुम मुझसे और मेरे बेटे से मिलना चाहती थी। इन सब के पीछे क्या कारण था? कोई भी समझदार आदमी यही समझता कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। जब अनिका पहली बार रोहित से मिली थी तब कुछ वक्त के लिए अनिका को ऐसा लगा था कि रोहित उन लड़कों में से है जिसे हमेशा ऐसा लगता था कि जो भी लड़कियां उसे प्रपोज करती है उसे कहीं ना कहीं रोहित को डेट करने में इंटरेस्ट होता था। और आज इतने दिनों बाद रोहित फिर से उसी तरह का बिहेवियर अनिका के सामने दिखा रहा था। रोहित अपनी हर बात में यह प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह अनिका ने उसे वह सारे सिग्नल दिए थे जिससे यह साफ पता चलता था कि अनिका रोहित से प्यार करती थी। मन ही मन अनिका जानती थी कि वह रोहित को सिर्फ इसलिए अप्रोच करती थी क्योंकि रोहित की कस्टडी में अनिका का बेटा था। अनिका चुपचाप अपने आप पर लग रहे एलिगेशन को सुनती रही। रोहित अपनी आंखों में गुस्सा लिए अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। जब रोहित ने देखा कि अनिका किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी तो फिर से रोहित ने एक आवाज निकालते हुए अनिका से कहा,
अगर लड़की कुछ ना कहे तो समझो उसकी हाँ है, तो क्या मैं यह समझूं कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वह सब सच था? तुम सच में मुझे प्यार करती हो? काफी देर सोचने के बाद जब अनिका को और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। टेबल की साइड खड़ी हुई रिया अपनी मम्मा और डैड के बीच चल रही इन बातों को बड़ी शांति से सुन रही थी। कहीं ना कहीं अनिका और रोहित के बीच में जो भी बातें चल रही थी उसमें रिया को अपनी कंप्लीट फैमिली का सपना पूरा नजर आ रहा था। यह सब सोचकर रिया कमरे में रखी इजी चेयर पर बैठकर मम्मा और डैड के बीच चल रही आर्ग्यूमेंट का मजा ले रही थी। रिया बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, वह सपने भी बिल्कुल प्रैक्टिकल देखती थी। रिया की जगह अगर कोई भी दूसरा बच्चा उसकी उम्र का होता और वो कंप्लीट फैमिली का सपना देखता तो वह सपने में यह देखता कि उसके मॉम डैड मिलकर उसे ढेर सारा प्यार दे और उसे घूमने ले जाता, कभी थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाते और मॉम डैड आपस में बहुत प्यार करते और हमेशा एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें करते। मगर क्योंकि रिया बहुत ही प्रैक्टिकल बच्ची थी तो उसे पता था कि रियल पेरेंट्स कभी एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बात नहीं कर सकते थे और असली कपल वही होता है जो बात बात पर एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करे। और इस वक्त अनिका और रोहित को देखकर रिया को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक ऐसे कपल है जिसकी शादी को 6-7 साल ऑलरेडी बीत चुके थे। रोहित मारवा अनिका से थोड़ा दूर चला गया था। अपनी जेब से फोन निकालकर रोहित ने चिराग मेहता को फोन लगाया और कहा, आशीष डोगरा के बैकग्राउंड के बारे में जल्द से जल्द पता करो। इतना कहकर रोहित ने अपना फोन काट दिया। अपनी बातों में थोड़ी सीरियसनेस लाते हुए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रोहित ने कहा, देखो तुम काफी दिनों से मुझ में इंटरेस्ट हो और तुमने बहुत कुछ किया भी मेरे लिए, मेरे और मेरे परिवार के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ मेरे करीब आने का। तुम मुझसे जो भी पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। यह कहते हुए रोहित अनिका के ठीक सामने बैठ गया। रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अनिका भी कुछ पलों के लिए रोहित की आंखों में खो गई थी। अचानक अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित से क्या पूछे। अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अनिका ने हड़बड़ाती हुई आवाज में रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, क्या आप आर्यन की माँ को जानते हैं? रोहित ने अपनी चेयर पर अपनी कमर सीधी करते हुए पीछे की ओर चला गया और फिर बड़े ही कैजुअली अनिका से कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अनिका ने अपना इंटरोगेशन आगे चलाते हुए रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, अगर आप उसे नहीं जानते तो फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहित ने हल्के हाथों से अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए अनिका की ओर देखा। थोड़ी देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो गए। रोहित ने आज से पहले यह बात किसी के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित को इस बात का डर था कि बीती बातें याद करने से शायद रोहित का इमोशन फिर से ताजा हो जाएंगे। मगर आज रोहित चाहता था कि रोहित और अनिका के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाए। रोहित ने अपने उंगलियां सामने रखे कॉफी टेबल पर टैप करते हुए अनिका से कहा, 6 साल पहले की बात है। 7 अप्रैल को मुझे एक कॉल आया। सामने किसी जवान लड़की की आवाज आ रही थी। उसने मुझे कहा कि वह मेरे बच्चे की माँ है। साथ ही मुझे कहा कि 100 करोड़ रुपए तैयार रखना और अगर मैं उसे उसकी बताई हुई रकम दे दी तब वह मुझे बता देगी कि मेरा बेटा कहाँ था। रोहित की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी थी। जब अनिका ने देखा कि रोहित आगे कुछ नहीं कह पा रहा था तब अनिका की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ने लगी और अनिका ने रोहित से कहा, फिर क्या हुआ मिस्टर मारवा, प्लीज बताइए मुझे। रोहित मारवा की आंखों में और उसकी आवाज में उसका दर्द साफ नजर आने लगा था। अपनी आवाज धीमी करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, पहले तो मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया।
बस वो एक रात जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस रात को छोड़कर मैंने कभी किसी लड़की को स्पर्श भी नहीं किया था। रोहित के मुंह से यह वाक्य निकलते ही अनिका ने अपनी एक्साइटमेंट में फिर से रोहित से पूछा, फिर क्या हुआ मिस्टर मारवा, प्लीज बताइए, आगे बताइए। रोहित ने देखा कि अनिका रोहित का पास्ट जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने कहा, उसके बाद मैंने फोन रख दिया। जब उस लड़की को लगा कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला था, तब उसने मुझे जीपीएस कोऑर्डिनेट भेजा और कहा कि मेरा बेटा उस लोकेशन पर मौजूद है और अगर मैंने उसे वहां जाकर नहीं बचाया तो मेरा बेटा दम घुटने की वजह से मर सकता है। आर्यन के बारे में ऐसी बात सुनते ही अनिका बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। अनिका को अचानक गौतम गुलेरिया की वह बात याद आ गई जब उसने अनिका से कहा था कि गौतम गुलेरिया ने खुद अपने हाथों से अनिका के बेटे को दफना दिया था। बहुत ही दर्द के साथ अटक अटक कर रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जीपीएस पर लोकेशन मनाली के आउटस्कर्ट का था। मैं उस वक्त मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल की विजिट पर था। जब मैं बताए गए लोकेशन पर गया, मैंने आर्यन को जमीन के नीचे दफनाया हुआ पाया। उसकी सांसें चल रही थी, ऐसा लग रहा था अभी अभी जन्मे बच्चे को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद आर्यन। आगे कुछ कहने से ही पहले ही रोहित की आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर टेबल की ग्रोथ पर गिरी। रोहित की ऐसी बात सुनकर अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनिका की दोनों आंखों से एक के बाद एक आंसू फर्श पर गिरने लगे। नीचे देख रहे रोहित ने अनिका से कहा, जब मैंने उसे गड्ढे से बाहर निकाला तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। रोहित की आवाज अब पहले से ज्यादा धीमी हो गई थी। जब मैंने खड्डा खोदकर उसे जमीन से बाहर निकाला तो उसके नाक और मुंह में काफी मिट्टी घुस गई थी। लकीली क्योंकि मैं हॉस्पिटल के कामों में ध्यान देता हूँ, मुझे इनिशियल सीपीआर करना आता था। जैसे ही मैंने आर्यन के मुंह में सांसें भरी, अचानक ही ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चे से का दिल फिर से धड़कने लगा। मगर एक बात तो तय थी कि अगर मुझे पहुंचने में 15 मिनट भी लेट हुआ होता तो आर्यन आज हमारे बीच नहीं होता। अनिका को अचानक ही सारी बातें कनेक्ट होने लगी। क्यों आर्यन हमेशा ही डरा रहता था और सहमा रहता था? क्यों वह बाकी बच्चों की तरह तेज बात नहीं कर रहा था? क्यों आर्यन ने हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी थी? क्योंकि पैदा होते ही जिस बच्चे ने इतना कुछ देख लिया हो, उसका ऐसा बिहेवियर बहुत ही जस्टिफाइड था। और साथ ही रोहित का आर्यन की माँ के प्रति नफरत भी काफी हद तक जस्टिफाइड थी। क्योंकि जब भी किसी वजह से आर्यन बीमार पड़ता है या उसे कोई इमोशनल टॉर्चर होता तो रोहित को आर्यन की उस बेरहम माँ की याद आती थी, जिसकी वजह से रोहित के दिल में आर्यन की माँ के प्रति नफरत साल दर साल बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब आर्यन किसी भी तरह की कमजोरी या मेंटल से गुजरता तब रोहित का गुस्सा इतना बढ़ जाता कि उस वक्त अगर आर्यन की माँ रोहित के सामने आ जाए तो रोहित अपने हाथों से उनका कत्ल कर दे। मगर पिछले कुछ दिनों से रोहित को इस बात का शक हुआ था कि अनिका ही आर्यन की मॉम थी। अपनी नजरें उठाकर रोहित ने अनिका की ओर देखा। अनिका की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या हुआ मिस अनिका, आप क्या सोच रही है? अनिका फटी हुई आंखों से कुछ देर तक रोहित को बस यूं ही देखती रही। अनिका को आखिर वो राज पता चल गया था जो वह हमेशा जानना चाहती थी। रोहित आर्यन की माँ से आखिर इतनी नफरत क्यों करता था? अनिका जानती थी कि वह फोन कॉल रोहित को उसने नहीं किया था। फिर वह लड़की कौन हो सकती है जिसने रोहित को इस तरह ब्लैकमेल करके आर्यन को जन्म लेने की कुछ ही मिनट बाद इतनी बेरहमी से जमीन के अंदर गाड़ दिया था।
आर्यन को किडनैप होने से ना बचा पाने का दुख आज भी अनिका के अंदर उतना ही ताजा था जितना 6 साल पहले। अपने आप को डेटॉक करते हुए अनिका ने छलकती हुई आंखों से रोहित की ओर देखा और कहा, आर्यन की माँ उस वक्त बहुत मजबूर थी मिस्टर मारवा।